साल था 1915 और एक करीब 45 साल का वकील भारत लौटता है। अब देखिए, बाहर से देखने में ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इस एक वापसी ने, आप कह सकते हैं, भारत के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद गांधी जी की कहानी को सिर्फ दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीतियां कैसे कैसे विकसित हुईं, कैसे उन्होंने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलनों में बदला, और स्वतंत्रता संग्राम के वो कौन से मोड़ थे जहां जीत तो मिली, पर गहरे मतभेद भी सामने आए। बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि सत्याग्रह जैसा एक विचार वो जमीनी हकीकत कैसे बना और कैसे एक वकील ने इसे एक ऐसे हथियार में बदल दिया जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब गांधी महात्मा नहीं थे, एक वकील थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे। हम सबने पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना के बारे में सुना है, जहां उन्हें ट्रेन से फेंका गया था। पर क्या ये सिर्फ एक नस्ली अपमान की घटना थी या उससे कुछ बड़ा हुआ? ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बदलाव का ट्रिगर पॉइंट था। 1893 की वो रात जब उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंका गया, उस ठंड में उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनका निजी अपमान नहीं है। नहीं, ये उस पूरी व्यवस्था का चेहरा है जो रंग के आधार पर इंसानों में भेद करती है। उस रात जो प्रतिरोध की आग जली, उसने गांधी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुए, उनकी प्रयोगशाला असल में दक्षिण अफ्रीका थी। बिल्कुल, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका उनका लैब था। उन्होंने वहां सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध करने के तरीके इजाद किए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाकर लोगों को संगठित करना सीखा। फिर 1904 में फीनिक्स फार्म, 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म। ये सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भरता के प्रयोग थे। सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल, पहली बार जेल जाना, ये सब कुछ भारत आने से पहले हो चुका था। वो एक पूरी तरह से तैयार हो चुकी रणनीति के साथ 1915 में भारत लौटे। और भारत आते ही उन्होंने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई। पहले पूरे देश का दौरा किया। ये भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा था। हाँ, ये बहुत सोचा समझा कदम था। वो भारत को किताबों से नहीं, बल्कि लोगों की आंखों से समझना चाहते थे। और फिर 1917 में उन्हें बिहार के चंपारण से बुलावा आया, एक ऐसा मौका जहां वो अपनी दक्षिण अफ्रीका में सीखी हुई रणनीति को भारतीय जमीन पर आजमा सकते थे। ये दिलचस्प है कि राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने खास तौर पे गांधी जी को ही क्यों चुना। मतलब 1917 में गांधी जी जाने पहचाने तो थे, लेकिन उतने बड़े नेता नहीं बने थे जितने बाद में हुए। दक्षिण अफ्रीका में उनके काम में ऐसा क्या था जिसने बिहार के एक किसान को ये विश्वास दिलाया कि यही आदमी ब्रिटिश बागान मालिकों से टक्कर ले सकता है? वजह थी गांधी जी का तरीका। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये साबित कर दिया था कि वो बिना हिंसा के सिर्फ नैतिक बल और जन संगठन से ताकतवर सत्ता को झुका सकते हैं। चंपारण की तिनकठिया प्रथा एक बहुत ही साफ अन्याय था। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे उनकी जमीन बंजर हो रही थी। गांधी जी ने वहां जाकर कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस लोगों की बातें सुननी शुरू की। हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। उन्होंने समस्या को डेटा और तथ्यों में बदल दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने लड़ाई को भावनात्मक से ज्यादा तथ्यात्मक बना दिया। एग्जैक्टली। और जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सविनय अवज्ञा का पहला बड़ा भारतीय प्रयोग था। सरकार को झुकना पड़ा, एक जांच कमेटी बनी और तिनकठिया प्रथा खत्म हुई। अवैध वसूली का 25% हिस्सा भी किसानों को वापस मिला। और इसी जीत के बाद टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। चंपारण एक स्थानीय कृषि समस्या थी। इसके ठीक बाद वो अहमदाबाद गए, जो एक शहरी औद्योगिक विवाद था, मिल मजदूरों का बोनस का मामला। फिर 1918 में खेरा गए, जो लगान से जुड़ा मुद्दा था। तो क्या ये महज इत्तेफाक था या वो जानबूझकर अलग-अलग तरह की समस्याओं को चुन रहे थे? ये एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सत्याग्रह का बीटा टेस्टिंग फेज था एक तरह से। चंपारण में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई जीती। अहमदाबाद में उन्होंने मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया और सफल रहे। खेड़ा में उन्होंने किसानों के लगान का मुद्दा उठाया। वो ये परख रहे थे कि उनका ये अहिंसक प्रतिरोध का तरीका भारत के अलग अलग सामाजिक और आर्थिक हालातों में कितना कारगर है।
इन 3 जीतों ने साबित कर दिया कि उनका मॉडल स्केलेबल है। और इन्हीं सफलताओं ने उन्हें एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन फिर 1919 में आया रॉलेट एक्ट। हम सब जानते हैं कि इसे काला कानून कहा गया, लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है इसकी टाइमिंग। ये ठीक पहले विश्व युद्ध के बाद आया, जहां भारत ने सैनिक और संसाधन दोनों से बड़ा योगदान दिया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक दमनकारी कानून नहीं था, ये एक गहरा विश्वासघात था। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध में मदद के बदले उन्हें ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी, स्वराज की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे। और मिला क्या? एक ऐसा कानून जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी जेल में डाल सकता था। तो गुस्से की असली वजह कानून के साथ साथ ये धोखा भी था। और इसी गुस्से का नतीजा था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग शांति से जमा हुए थे। और फिर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का हुक्म दे दिया। निकलने का एक ही रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया। लोग कुएं में कूद गए, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। वो भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। 1 मिनट रुकिए, यहां हमारे स्रोतों में एक चौंकाने वाली बात है। इस घटना की जांच के लिए 2 कमेटियां बनी। ब्रिटिश सरकार की हंटर कमेटी ने कहा कि 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस की अपनी तहकीकात कमेटी, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, उसने 1000 से ज्यादा मौतों का अनुमान लगाया। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग हकीकत है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और शोषित एक ही घटना को देखकर 2 बिल्कुल अलग-अलग सच कर सकते हैं। एक के लिए ये भीड़ को काबू करने की जरूरत थी, दूसरे के लिए ये एक नृशंस हत्याकांड था। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस जख्म ने पूरे देश को हिला दिया, और शायद यही से गांधी जी के पहले बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। अब तक के आंदोलन स्थानीय थे, असहयोग का विचार बहुत बड़ा था। अगर भारतीय ही ब्रिटिश राज को चलाने में सहयोग करना बंद कर दें, तो ये पूरा ढांचा अपने आप ढह जाएगा। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, सरकारी नौकरियां, उपाधियां, सबका बहिष्कार। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ और उसी दिन तिलक जी का निधन हो गया। गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहां भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। मैं उनकी वजह समझ सकता हूं, लेकिन यह एक बहुत ही विवादास्पद फैसला रहा होगा। आंदोलन जोरों पर था। सुनने में आया है कि नेहरू और बोस जैसे नेता बहुत नाराज थे। क्या उनके नजरिए से गांधी जी एक अकेली घटना के कारण एक राष्ट्रीय क्रांति को पटरी से उतार रहे थे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और उस समय यही बहस छिड़ी हुई थी। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि उन्हें इस फैसले से बहुत निराशा हुई। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था। उनके लिए आज़ादी का लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसके रास्ते में 1-2 हिंसक घटनाओं को नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन गांधी जी के लिए साधन और साध्य दोनों एक ही थे। उनका मानना था कि अगर आज़ादी हिंसा के रास्ते से मिलेगी तो वो असली स्वराज नहीं होगा। वो एक ऐसा देश नहीं बनाना चाहते थे जिसकी नींव हिंसा पर रखी हो। ये एक सैद्धांतिक टकराव था। तो चौरी चौरा के बाद राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से शांत दौर में चला गया, लेकिन ये जो खामोश साल थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना? 1922 से साइमन कमीशन के आने तक कांग्रेस के अंदर और देश में ऐसा क्या चल रहा था जिसने अगली बड़ी टक्कर की जमीन तैयार की? इन सालों में आंदोलन भले ही सड़क पर नहीं था, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत सक्रिय था। एक तरफ मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे स्वराजिस्ट थे जो चुनाव लड़कर काउंसिलों के अंदर से लड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर जोर दे रहे थे, जैसे खादी, छुआछूत मिटाना और हिंदू मुस्लिम एकता। वो असल में देश को अगले बड़े आंदोलन के लिए अनुशासित कर रही थी। और इसी बीच भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का भी उदय हो रहा था। तो देश में उथल-पुथल जारी थी, बस उसका स्वरूप बदल गया था। और फिर 1930 में गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो देखने में बहुत छोटा लगता है, नमक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। नमक ही क्यों? नमक चुनना एक जीनियस, मतलब एक बहुत ही शानदार रणनीतिक चाल थी।
नमक एक ऐसी चीज है जो हर गरीब से गरीब भारतीय की जरूरत है। उस पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्रूरता को हर घर, हर चूल्हे तक पहुंचा दिया था। गांधी जी ने इस छोटे से दाने में पूरे साम्राज्य के अन्याय को समेट दिया। ये एक ऐसा प्रतीक था जिससे हर कोई जुड़ सकता था। और 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ शुरू हुई वो 241 मील की यात्रा एक राष्ट्रीय घटना बन गई। बिल्कुल। जब 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में एक चुटकी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो वो सिर्फ नमक नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता का प्रतीक था जिसे तोड़ा जा रहा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। देश भर में नमक कानून तोड़े जाने लगे। उत्तर पश्चिम में सीमांत गांधी, खान, अब्दुल गफ्फार खान के लाल कुर्ती आंदोलन ने जोर पकड़ा। एक चुटकी नमक ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। दांडी मार्च पे दुनिया भर का ध्यान अंग्रेजों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी रही होगी। क्या यही दबाव मुख्य कारण था कि उन्होंने आखिरकार कांग्रेस को लंदन में गोलमेज सम्मेलनों के लिए बुलाया? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बड़ा कारण था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन वहां बात नहीं बनी, खासकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। वैसे एक रोचक तथ्य ये है कि डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। और यहीं पर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट का वो जटिल मुद्दा सामने आता है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि ये हिंदू समाज को बांटने की साजिश है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ दो महान नेताओं गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक गहरा वैचारिक टकराव था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को राजनैतिक सुरक्षा और सच्ची तरीके की हिस्सेदारी के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, वरना सवर्ण हिंदू समाज उन्हें कभी बराबरी का हक नहीं देगा। उनका अनुभव उन्हें यही सिखा रहा था। तो पूना पैक्ट असल में इन दो दृष्टिकोणों के बीच का एक समझौता था। हाँ, और एक बहुत मुश्किल समझौता था। गांधी जी के अनशन से उन पर भारी दबाव था। 24 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इसने एक बड़े सामाजिक विभाजन को उस वक्त तो टाल दिया, लेकिन ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। तो इन सारी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है। एक वकील जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, फिर वो अपनी लड़ाई के तरीकों को छोटे छोटे प्रयोगों से सिद्ध करता है और फिर उन्हें एक के बाद एक राष्ट्रीय आंदोलनों में लागू करता है। हर आंदोलन से वो कुछ सीखते हैं और अगली रणनीति और बेहतर होती है। सही कहा। असली इंसाइट ये नहीं है कि सत्याग्रह विकसित हुआ, बल्कि यह है कि उससे कैसे बढ़ाया गया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और चंपारण को एक बीटा टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने एक खास स्थानीय समस्या से शुरुआत की जिसका एक साफ विलन था। इससे एक सीधी और जीतने लायक कहानी बनी। इस मॉडल को छोटे स्तर पर सफल साबित करने के बाद ही उन्होंने इसे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों में लागू किया। यह एक सोची समझी रणनीति थी, सिर्फ अलग अलग विरोध प्रदर्शनों की एक सीरीज नहीं। आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। इन स्रोतों से हमें महान एकता के क्षण तो दिखती हैं, लेकिन कम्युनल अवार्ड पर गांधी जी अंबेडकर का मतभेद हो या 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का टकराव, ये गहरे आंतरिक संघर्ष भी साफ नजर आते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने एक शक्तिशाली बाहरी दुश्मन से लड़ते हुए इन गहरे आंतरिक संघर्षों का प्रबंधन आखिर कैसे किया, और ये किसी भी बड़े आंदोलन में नेतृत्व, असहमति और समझौते की प्रकृति के बारे में हमें